बच्चों हम करने जा रहे हैं टिश्यूज चैप्टर 6। ओके, लिखा है फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है चैप्टर 5, उसमें हमने ये देख लिया कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने। ठीक है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स a single cell performs all basic functions। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने, तो उसमें एक सिंगल सेल ही परफॉर्म्स ऑल बेसिक फंक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अमीबा, a single cell carries all carries out movement, intake of food, gaseous exchange and excretion। तो एक ही सेल सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो चाहे कैरीज आउट मूवमेंट है, इनटेक ऑफ फूड है, गैसेस एक्सचेंज है या फिर एक्सक्रीशन। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, कैट, डॉग या फिर ह्यूमन बीइंग, तो उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। And most of these cells are specialized to carry out specific functions। और इनमें जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि एक सिंगल सेल सारे काम नहीं करता, बल्कि अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, each specialized function is taken up by a group of cells। और जो भी स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, तो बहुत सारे सेल्स मिलके उसको परफॉर्म, यानी एक ग्रुप, सेल का एक ग्रुप। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। क्योंकि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का काम करते हैं, तो दे डू इट वेरी एफिशिएंट। ठीक है, यानी इनका शेप, साइज और फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी वर्क के लिए डिजाइन किया गया। इन ह्यूमन बीइंग्स, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। तो हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स हैं वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। जो भी मूवमेंट हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा मुंह मूव कर रहा होगा, है ना, टंग मूव कर रही होगी, तो इस तरीके के जो मूवमेंट है वो मसल सेल्स ही करते हैं। नर्व सेल कैरी मैसेजेस। अब मैं पढ़ने के बाद समझ पा रहा हूँ, सोच पा रहा हूँ और फिर कुछ उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो ये काम नर्व सेल्स करते हैं। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो। और जो हमारा ब्लड है वो
हमारी पूरी बॉडी में फूड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में देखो क्या होता है। देखिए लिखा है, इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यूज conduct food and water from one part of the plant to other parts। प्लांट्स में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो फूड और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंडक्ट करते हैं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो काम है उसमें बटा हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर है। सेल्स स्पेशलाइजिंग in one function are often grouped together in the body। और जो सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइजिंग हैं किसी फंक्शन के लिए, उनको बॉडी में एक साथ ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, तो वो एक साथ रहते हैं और एक साथ फंक्शन करते हैं। दिस मीन्स that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलर फंक्शन है जो कैरी आउट हो रहा है उसको एक क्लस्टर ऑफ सेल कर रहा है, वो भी डेफिनेट प्लेस पे इन द बॉडी। एंड दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू, और इसी को फिर हम टिश्यू कहते हैं। तो ये जो बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है, क्लस्टर है, उसी को हम टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड so as to give the highest possible efficiency of function। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं ब्लड, फ्लोएम, मसल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। तो ये सारे टिश्यू के एग्जाम्पल। नीचे एक डेफिनेशन लिखी है टिश्यू की, ये याद की जा सकती है। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसे आप याद रख सकते हैं। क्लियर, a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। तो ये एक डेफिनेशन है। ओके, तो अब बच्चों आगे दे रखा है कि आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो बच्चों ये बात तो क्लियर है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, जो प्लांट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट, क्योंकि प्लांट और एनिमल एक जैसे फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो जब काम एक जैसा नहीं है तो जो टिश्यूज हैं वो भी एक जैसे नहीं हो सकते। ये तो क्लियर है। ओके, देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। डू प्लांट्स एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? नो। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस? नो। तो उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, फंक्शन सेम नहीं है, तो टिश्यूज भी सेम नहीं हो सकते। यानी कि हमें प्लांट के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा और एनिमल के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, there are noticeable differences between the two। Plants are stationary or fixed, they don't move। Since they have to be upright, they have a large quantity
of supportive tissue. The supportive tissue generally has dead cells. क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी है, सीधे खड़े रहते हैं, तो उनको सपोर्टिव टिश्यूज की जरूरत ज्यादा है। और ये जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ये ज्यादातर डेड सेल से बने, जैसे हमारे नेल्स और हमारे हेयर डेड सेल से बने, ठीक उसी तरीके से ये जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं प्लांट में वो भी डेड सेल से बने। आगे देखते हैं। Animals, on the other hand, move around in search of food, mates, and shelter. They consume more energy as compared to plants. Most of the tissues they contain are living. अब दूसरी तरफ अगर एनिमल्स को देखें तो वो तो घूमते ही रहते, इन सर्च ऑफ फूड, mates, shelter. They consume more energy as compared to plants. क्योंकि घूमने में ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं प्लांट्स। And most of the tissues they contain are living. और एनिमल्स के जो टिश्यूज होते हैं उसमें ज्यादातर जो टिश्यूज हैं वो लिविंग, ठीक है, कुछ डेड होते हैं लेकिन ज्यादातर लिविंग। ओके, आगे देखते हैं। Another difference between animals and plants is in the pattern of growth. The growth in plants is limited to certain regions, while this is not so in animals. There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions. Based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. ठीक है, तो जो प्लांट है उसमें ज्यादातर ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है। तो उस बेसिस पे जो प्लांट के टिश्यू है उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि ग्रोइंग टिश्यू, और एक है परमानेंट टिश्यू यानी कि वो फिक्स टिश्यू, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, ठीक है। हालांकि एनिमल्स में क्या है, जो ग्रोथ है वो बहुत ही यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर ग्रोथ हो रही है तो फिर ओवरऑल हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल हाथ ही हाथ बढ़ रहा है किसी का या पैर ही पैर बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो पूरी बॉडी बढ़ेगी, एक प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे सारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सो देयर इज नो सच demarcation of dividing and non-dividing regions animals. अच्छा, एनिमल्स के अंदर इस तरीके का कोई डिमार्केशन नहीं है कि भाई सर्टेन रीजन में ग्रोथ हो रही है, सर्टेन में नहीं होती। तो एनिमल के टिश्यू को ऐसे हम ब्रॉडली परमानेंट और ग्रोइंग टिश्यू में नहीं डिवाइड कर सकते। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन of organs and organ systems is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स की या फिर ऑर्गन सिस्टम्स की,
is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में है वो ज्यादा है. कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में इस तरीके का ऑर्गन सिस्टम हमें नजर नहीं आता. And this fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion on the other, animal. ये भी डिफरेंस है कि जो प्लांट्स हैं वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए उनके अंदर एडेप्टेशन होती है, जबकि एनिमल एक्टिव लोकोमोशन के लिए. Contributing to this difference in organ system design. आगे लिखा है, it is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in small detail. और अब हम स्मॉल डिटेल के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू जानेंगे. ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि भाई जो प्लांट टिश्यू हैं और जो एनिमल टिश्यू हैं वो सेम नहीं है. रीजन क्या है कि दोनों के फंक्शंस अलग हैं, दोनों के टाइप अलग हैं, इसलिए दोनों का काम अलग है, दोनों के नाम अलग, यानी कि अलग अलग टिश्यू. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू. ओके, और प्लांट टिश्यू में जैसे कि हमने पीछे देख ही लिया था कि दो टाइप के मेनली टिश्यू हैं. एक है ग्रोइंग टिश्यू जिसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू. तो सबसे पहले हम ग्रोइंग टिश्यू यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि दो जार हमें नजर आ रहे हैं और दोनों जार में वाटर है. वाटर के ऊपर अनियन फ्लोट कर रही है. ठीक है, एक एक्टिविटी दे रखी है और पढ़ते हैं क्या एक्टिविटी है. एक्टिविटी है बच्चों, take 2 glass jars and fill them with water. Now take 2 onion bulbs and place one on each bar as shown in the figure. Observe the growth of roots in both the bulbs for a few days. Measure the length of roots on day 1, day 2 and day 3. तो आप देखेंगे जो रूट्स हैं उसकी जो ग्रोथ है वो डेली इंक्रीज हो रही है. On day 4, cut the root tips of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of roots in both the jars and measure their length each day for 5 more days and record the observations in tables like the table below. अब चौथे दिन क्या करना है कि जो जार 2 में जो अनियन है उसकी रूट्स की जो टिप्स हैं उनको अबाउट 1 सेंटीमीटर कट कर दो. और उसके बाद फिर उस अनियन बल्ब को एज इट इज रखना है और फिर आने वाले 5 दिन तक तो ऑब्जर्व करना है और चेक करना है कि भाई जो ग्रोथ है वो पहले की तरह चल रही है या फिर उसमें कुछ चेंजेस आए. ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम टिप कट करेंगे तो जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो टिप है वहीं पे वो ग्रोइंग टिश्यूज से
और वो ग्रोइंग टिश्यूज को हमने कट कर दिया, क्योंकि ग्रोइंग टिश्यू कट होने के बाद जो ग्रोथ है वो अब ना के बराबर हो जाएगी। समझ आया? आगे लिखा है फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Which of the two onion has longer roots? Why? Obviously, jar1 की जो roots हैं वो लंबी होंगी। Do the roots continue growing even after we have removed their tips? तो आंसर होगा नो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। Why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? तो उसका आंसर होगा कि जो ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं वो टिप्स है, and we have removed the growing tissue. That's why growth has stopped. Okay. तो है क्या उसके बारे में डिटेल सैंपल लिखा है। द ग्रोथ of plants occurs only in certain specific regions. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located only at these points. यानी कि जिन पॉइंट्स पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वहीं पे ग्रोथ होगी, बाकी रीजन में नहीं होगी। डिपेंडिंग ऑन द रीजन where they are present, meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary। तीन तरीके हुए, एपिकल, लेटरल और intercalary। New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue। तो बच्चों, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपको याद रखना है, ये ग्रोइंग टिश्यूज हैं, और एक ये जो नाम मैंने अभी आपको बताए ये आपको याद रखने हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, तो जो एपिकल टिश्यू है वो सबसे ऊपर होगा, यानी कि ये लेंथ इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इट विल इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट, और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये भी ग्रोइंग टिश्यू। ओके, इसके बारे में डिटेल हमें आगे पढ़ने को मिलेगी, तो वो हम रीड करने वाले हैं। ये देखिए, तो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स of stems and roots and increases the length of the stem and the root। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स, क्योंकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है वेयर वी फाइंड एपिकल टिश्यूज। एपिकल मेरिस्टेम ना, पूरा नाम एपिकल मेरिस्टेम है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये कहाँ मिलते हैं। तो आप बोलेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। व्हाट इज देयर फंक्शन? फंक्शन में आप लिखेंगे the increases the length of stem and root। तो ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे लिखा है द गर्थ यानी कि चौड़ाई, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। ओके,
cambium. Intercalary meristem, seen in some plants, is located near the node. और नोड पे भी हमें एक स्टेम ये मिलता है टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये नाम और इनके फंक्शन आपको सारे के सारे आने चाहिए, ठीक है। तो जो एपिकल है वो टिप के लिए हो गया, यानी कि लेंथ के लिए हो गया, लेटरल गर्थ के लिए हो गया, चौड़ाई के लिए हो गया, और इंटरकैलरी कहाँ मिलेगा? नोड्स पे मिलेंगे। नोड्स कौन सी जगह होती है? जहाँ पे नई ब्रांचेस या फ्लावर्स निकलते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। यस, तो देखो ग्रोइंग टिश्यू यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो गया। Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls, and prominent nuclei. They lack vacuoles. Can we think why they would lack vacuoles? You might want to refer to the functions of vacuoles in the chapter of cells. भाई vacuoles का काम है स्टोरेज, और ये है ग्रोइंग टिश्यू। तो ग्रोइंग टिश्यूज में स्टोरेज का क्या काम है? क्योंकि वो तो ग्रोइंग टिश्यूज है, उनकी जो शेप रेगुलर चेंज हो रही है ना, तो दैट इज व्हाई दे हैव लैक वैक्यूल्स। तो ग्रोइंग टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पोर्शन खत्म हो गया। अब यहाँ हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और जो परमानेंट है वो भी यहाँ दो तरीके के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो चलो देखते हैं परमानेंट टिश्यू में क्या है। What happens to the cells formed by meristematic tissue? ठीक है, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो सेल बनते हैं उनका होता क्या? तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, एंड दिस प्रोसेस of taking up a permanent shape, size, and function is called differentiation. तो ये दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट चीज आ गई है, तो आपको आनी चाहिए, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो आप लिखेंगे इसमें द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड द फंक्शन बाय द सेल formed by meristematic tissue is called differentiation, ठीक है। ओके, इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे लिखा हुआ है differentiation leads to the development of various types of permanent tissues. और ये जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, this leads to the development of various types of permanent tissue, यानी बहुत तरीके के permanent tissue इस प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए एक एक्टिविटी दे रखी है, चलो पढ़ते हैं। लिखा है टेक अ प्लांट स्टेम and with the help of your teacher cut into very thin slices or sections. Now stain the slice with saffron. Place one neatly cut section on a slide and put a drop of glycerin. Cover with a cover slip and observe under a microscope. Observe the various types of cells and their arrangement.
Compare it with figure 6.3. Now answer the following on the basis of your observation. Are all cells similar in structure? No, क्योंकि सेल की जो शेप है वो उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है. तो अगर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन? उसमें बहुत सारे सेल्स आपको नजर आएंगे, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं. परमानेंट में सिंपल परमानेंट या कॉम्प्लेक्स परमानेंट भी हो सकते हैं. मेरिस्टेम के भी हमने तीन तीन पढ़े थे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, है ना. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते. ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है. आगे लिखा है बच्चों, हम्म, आगे है, कैन वी थिंक ऑफ रीजंस व्हाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप ऑफ सेल्स? तो सिंपल है, क्योंकि जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं. डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमें डिफरेंट टाइप की सेल चाहिए, क्योंकि जो सेल की शेप है, साइज है, वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है. एंड वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स. वी कैन इवन ट्राई कटिंग sections of root and stem of different plant. तो यहाँ से भी ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व करने को मिल सकती. ठीक है. तो अब जो परमानेंट टिश्यू है उसका जो पहला पोर्शन है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, वो हम पढ़ने जा रहे हैं. लिखा है, a few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. यानी कि जो एपिडर्मिस मतलब आउटर कवरिंग. तो जो आउटर कवरिंग है उसमें जब हम देखते हैं तो कुछ लेयर सिंपल परमानेंट टिश्यू की है. पैरेन्काइमा, ये एक और नाम आगे आपको याद करने के लिए. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ग्रोइंग टिश्यू, उसी तरीके से सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली unspecialized cells with thin cell walls. They are living cells. They are usually loosely arranged. Thus, large spaces between cells, यानी कि intercellular space जो है वो large है, are found in this tissue. समझ आए? तो जो पैरेन्काइमा है, it consists relatively unspecialized cells with thin cell wall. Cell wall thin होगी. They are living cells. Living cells हैं वो. They are usually loosely arranged. तो जो intercellular space है वो ज्यादा होगा. Are found in this tissue. And this tissue generally stores food. और ये जो टिश्यू है ये जनरली फूड स्टोर करता है. ओके, तो ये हम बात कर रहे थे पैरेन्काइमा की. आगे देखते हैं. ये देखिए यहाँ ये आप देख सकते हैं, जो टॉप लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. इसके बाद है कोलेनकाइमा. तो जो पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा, फिर पैरेन्काइमा, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा. कोलेनकाइमा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फ्लोएम के बारे में आगे पढ़ेंगे. जाइलम के बारे में आगे पढ़ेंगे. वस्कुलर बंडल, ये दोनों वस्कुलर बंडल्स ही हैं. ओके, तो उनके बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं.
आगे लिखा है in some situations it contains chlorophyll and performs photosynthesis and then it is called chlorenchyma। तो जो हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, अगर it contains chlorophyll and perform photosynthesis then it is called chlorenchyma। तब हम इसे chlorenchyma बोलेंगे क्योंकि इसमें chlorophyll, ठीक है। Parenchyma having chlorophyll is known as chlorenchyma and it is able to perform photosynthesis। तो ये दूसरा नाम हो गया जो आपको याद रखना है, that is chlorenchyma। ओके, तो जितने भी ये नाम बता रहा हूं मैं, ये सब याद रखने आपको, इनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। आगे देखिए, इन aquatic plants large air cavities are present in parenchyma to help them float। Such parenchyma type is called एरेंकाइमा। ये लो एक और नया नाम। तो ये भी एक पैरेंकाइमा ही है, लेकिन थोड़ा सा फंक्शन डिफर होने की वजह से इसको एक अलग नाम दिया गया है, एरेंकाइमा। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में मिलेंगे और इनमें एयर कैविटीज होती, एयर कैविटी होने की वजह से ये एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए ऐसे जो पैरेंकाइमा हैं उनको हम बोलते हैं एरेंकाइमा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। ये एक और नया नाम याद रखना है आपको, कॉलेनकाइमा। और इसका जो फंक्शन है वो भी याद रखना है कि द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। और ये कॉलेनकाइमा ही है जो it allows bending of various parts of plant like tendrils and stems of climbers without breaking। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो इस टिश्यू पे ऐसे आती है। It also provides mechanical support and find this tissue in leaf stalks below the epidermis। The cells of this tissue are living, elongated, and irregularly thickened at the corners। There is very little intercellular space। तो कॉलम क्या है, क्या है और किस टाइप से ये टिश्यू बनता है उसके बारे में भी दे रखी है डिटेल। कि पहली चीज तो ये कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, elongated and irregularly thickened at the corners and there is very little intercellular space। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सबसे रिलेटेड चीजें आने वाली हैं। ओके, डायग्राम आप देख सकते हैं, सारे के सारे डायग्राम आपको बना बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटरसेलुलर स्पेस अगर दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, वॉल थिकनिंग, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, सेल वॉल अगर दिखाना है कैसे दिखाओगे, थिक लिग्निफाइड वॉल्स दिखानी है तो कैसे दिखाओगे, नैरो ल्यूमेन और लिग्निफाइड थिक वॉल दिखानी है तो कैसे दिखानी है। तो ये चारों के चारों फिगर इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बना बना के चेक करना है। इसके साथ साथ गार्ड सेल्स आप दिखाने हैं तो कैसे दिखाओगे। ओके, इसके आगे देखते हैं। आगे लिखा है yet another type of permanent tissue is sclerenchyma। ठीक है,
तो ये जो स्क्लेरन कायमा है, ये एक और नाम आ गया आपको लर्न करने के लिए, तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। ये रहा स्क्लेरन कायमा। It is the tissue which makes the plant hard and stiff. ठीक है, तो स्क्लेरन कायमा का क्या काम है कि it is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of a coconut. It is made of scleran diametous tissue. तो जो कोकोनट के ऊपर जो हार्ड हस्क होती है वो स्क्लेरन कायमा की बनी। The cells of this tissue are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin substances. Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. And this tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. कौन सा टिश्यू है? स्क्लेरन कायमा। इसके बाद एक और एक्टिविटी दे रखी है, ओके, इससे भी देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो, stretch and break it by applying pressure. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut. Remove this peel and put it in a petri dish filled with water. Add a few drops of saffron in. Wait for a couple of minutes and then transfer it onto a slide. Gently place a cover slip over it. Observe under microscope. ठीक है, तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो देखो क्या ऑब्जर्वेशन आपकी होगी। What you observe is the outermost layer of cells called epidermis. एक तो आपको epidermis नजर आएगा। The epidermis is usually made of a single layer of cells. In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. बहुत सारे जो ड्राई रीजन है वहां पे ये थोड़ी थिकर हो सकती है क्योंकि वहां उनको वाटर लॉस को मिनिमाइज करना होता है। The entire surface of plant has an outer covering epidermis and it protects all the parts of the plant. Epidermal cells on the aerial aerial parts of the plant often secrete a waxy, water-resistant layer on their outer surface, and this aids in protection against loss of water, mechanical injury, and invasion by parasitic fungi. Since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces, and most epidermal cells are relatively flat
Often their outer and side walls are thicker than the inner. तो ये सारा एपिडर्मिस के बारे में दे रखा है, किस तरीके से एपिडर्मिस फॉर्म होती है और एपिडर्मिस किस तरीके से एक आउटर कवरिंग है, और ये आउटर कवरिंग कितनी जरूरी है किसी भी प्लांट के लिए और किस तरीके से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है. We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called stomata. ये तो पता ही है सब, 9th में आप लोग. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cell. guard cell के बारे में भी आपको आइडिया तो होगा ही, और अगर नहीं है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए. गार्ड सेल और स्टोमेटा. आगे, they are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Transpiration यानी कि loss of water in the form of water vapor also take place through stomata. तो transpiration के बारे में भी आपको पता ही होगा. This is a process through which plant lose excessive water. ठीक है, और ये भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है. इसके बाद बच्चों आगे है, आगे लिखा है, देखिए ये रेक्टेंगल में ये बॉक्स इसमें क्या लिखा है, रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ओ ये तो CO2 है. एंड फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. तो मैंने बताई थी आपको कि जो एक्सेसिव वाटर है वो लूज करने के लिए प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, और इसमें वो वाटर को वाटर वेपर के थ्रू, वाटर वेपर के फॉर्म में लूज करते रहते हैं कंटिन्यूसली थ्रू गार्ड सेल. और एक तरफ वो वाटर लूज करते हैं और दूसरी तरफ जो रूट्स से जो वाटर प्लांट्स लेता है वो उसको भी ऊपर की तरफ ड्रॉ करने में हेल्प करता है ये प्रोसेस ट्रांसपिरेशन. वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें ये जो टॉपिक आएगा. आगे लिखा है कि जो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. In some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of tin, chemical substance with the waterproof quality on its outer surface. When we think of a reason for this, simple है भाई, डेजर्ट प्लांट्स है वहाँ पानी की पहले से ही कमी है, तो इसलिए वो एक वाटरप्रूफ क्वालिटी वाला सब्सटेंस है पुटिन जो वाटर लॉस को खत्म कर देता है. आगे लिखा है, इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम. यस, क्योंकि जो यंग स्टेम है वो ग्रोइंग टिश्यूज में ज्यादा होते हैं और बाद में परमानेंट टिश्यूज में ज्यादा हो जाते हैं. As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which constitute the cork. Cells of cork
are dead and compactly arranged without intercellular spaces. They also have a substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. मतलब because of this substance जो वाटर है और जो गैसेस है वो फिर पास नहीं कर पाती इस लेयर को. ओके आगे बच्चों कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में दे रखा है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और ये दो ही हैं. एक है परमानेंट सॉरी एक है जाइलम और एक है फ्लोएम. तो हम जाइलम और फ्लोएम और करेंगे और उसके बाद हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो ओवर हो जाएगा. एनिमल टिश्यू इस वीडियो में नहीं रखेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले से ही काफी बड़ी हो रही है. कॉम्प्लेक्स प्लांट परमानेंट टिश्यू में देखो क्या दे रखा है. The different type of tissues we have discussed until now are all made of one type of cells, which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue. Yet another type of permanent tissues is complex tissue. Complex tissues are made of more than one type of cells. ठीक आपको समझ में आया हुआ कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है. सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप के सेल से बने हुए हैं जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप से सेल से बनेंगे. All these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are examples of such complex tissues. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखो. Xylem और phloem. They are both conducting tissue and constitute a vascular bundle. Vascular tissue. ये देखिए तो जो vascular tissue है is a distinctive feature of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. In figure 6.3 showing a section of stem, can you see different types of cells in the vascular bundle? Yes, क्योंकि अलग अलग सेल से बना हुआ है तो अलग अलग सेल्स को नजर आने ही. ये देखिए ये जो जाइलम और फ्लोएम के ये जो दो पैराग्राफ आपको दे रखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं. ये पूरे के पूरे पैराग्राफ की आप याद कर पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है. ओके तो देखो क्या लिखा है. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो पहले तो ये पांचों नाम याद होने चाहिए. ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. ठीक है. Tracheids and vessels have thick walls and many are deserts when mature. Tracheids and vessels are tubular structures. This allows them to transport water and minerals vertically. The parenchyma stores food. Xylem fibers are mainly supportive in function.
ये पूरा का पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा का पूरा पैराग्राफ याद कर सकते हो, नया ले लो, तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला। इस तरीके से फ्लोएम, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 types of cells: sieve cell, sieve tubes, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma। फिगर नीचे दे रखी है 6.7b, फ्लोएम की है। sieve tube are tubular cells with perforated walls. Phloem transports food from leaves to other parts of the plant. Except phloem fibers, other phloem cells are living cells. तो ये भी पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पैराग्राफ्स आपको याद करने चाहिए। ये देखो ये बना हुआ है सारा, ट्रैकिड्स कैसे दिखता है, वेसल्स कैसे दिखते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा कैसा दिखता है। तो ये डायग्राम भी इक्वली इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको याद करने होंगे। और यहाँ से शुरू होता है एनिमल टिश्यू, ये हम लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं और उसके बाद ये एनिमल टिश्यू से शुरू करेंगे और उसी वीडियो में फिर ये चैप्टर फिनिश भी कर देंगे, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक है बच्चों, मेरा काम खत्म हो चुका है, अब आपका शुरू होता है यहाँ से। जो जो चीजें मैंने बताई हैं समझने के लिए, याद करने के लिए, वो सारी चीजें समझ याद करो। ठीक है, अच्छी चीजें ये है आपके लिए, क्योंकि वीडियो जो एक तरीका है वीडियो से पढ़ने का, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि यू आर फ्री टू अंडरस्टैंड सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसे बार बार प्ले करके देख सकते हैं। क्योंकि जब हम फेस टू फेस टीचर्स के साथ बैठते हैं, पढ़ते हैं, समझते, तब भी एक लिमिटेशन होती है। हम एक बार पूछ सकते हैं, 2 बार पूछ सकते हैं, 3 बार, उसके बाद फिर हमें खुद हेजिटेशन शुरू हो जाता है और टीचर को इरिटेशन। बट वीडियोस के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप जितनी बार समझना चाहें, जितनी बार देखना चाहें, जितना समझना चाहें, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हैं तो यहाँ से भी आप पूरा पूरा समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि जब हम फेस टू फेस किसी टीचर के साथ बैठ के पढ़ते हैं, समझते हैं। रही बात क्वेरीज की, डाउट्स की, इफ यू हैव सम डाउट्स, क्वेश्चंस, so you can directly write in the comment box, or you can also WhatsApp me if you want. Okay, my number already आपके पास है ही, नहीं है तो जब आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो वहां से भी आपको मिल जाए। 2 नंबर है, दोनों में से किसी भी नंबर को आप, दोनों व्हाट्सएप नंबर है, तो दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते। राइट, चलो फिर करो अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।